द्रासा नाम की लड़की पिछले 10 दिनों से बेलारूस की पहाड़ियों में एक गुफा बनाकर छुप कर रह रही थी। लेकिन जैसे ही उस पहाड़ी के सामने 2 किलोमीटर दूर बने एक रनवे पर प्राइवेट जेट उतरता है तो द्रासा उसमें से उतरने वाले अमीरजादे को गुफा में बैठे हुए ही अपनी स्नाइपर राइफल की एक ही गोली से मार डालती है और गोली का खोखा उठाकर रख लेती है। दूसरी तरफ लिवाई नाम का एक आदमी अपने किसी बुरे सपने से डर के पसीने से लथपथ अचानक से उठ जाता है। वो गहरी सांस लेता हुआ खुद को संभालकर सीधा समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है। वो सुबह होने तक वहीं बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता है। असल में लिवाई को कविताएं लिखना पसंद थी। तभी उसको एक मैसेज आता है कि 12 बजे उसको मरीन कोर बेस कैंप में ले जाया जाएगा। कैंप पहुंचकर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला मेव से होती है। अपने सीनियर्स को मेव के ऑर्डर मानता देख लिवाई समझ जाता है कि वो कोई एक हाई क्लास की जासूस है। असल में लिवाई एक अमेरिकन मरीन में स्नाइपर था और उसको रिटायर हुए 4 साल बीत चुके थे। मेव उससे पूछती है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुमने अब तक 199 लोगों को मारा है। इस पर लिवाई बताता है मैंने ऑफ रिकॉर्ड इससे भी ज्यादा मारे हैं, लेकिन उसको कोई अब तक लंबा मिशन नहीं दिया गया क्योंकि उसको आ रहे लगातार बुरे सपनों की वजह से डॉक्टर ने उसको वैसा करने से मना कर दिया था। साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि उसका कोई परिवार या गर्लफ्रेंड नहीं है और वो किसी भी तरह की कोई दवाइयां भी नहीं ले रहा। तो मेव उसको 1 साल के लिए किसी काम के लिए चुन लेती है। इधर द्रासा अपने पिता से मिलने लुथियानिया के परवालका में बनी अपनी माँ की कब्र पर आती है। वो अपने पिता को खाली खोखा देकर बताती है उस अमीरजादे के 4 बच्चे थे। तो उसका पिता उसे समझाता है कि वो आदमी आतंकवादियों को बम और लैंड माइन्स बेचकर अमीर बना था और उससे न जाने कितने बच्चों ने अपने पैर गवा दिए हैं। इतना कहकर वो उस खोखे को अपने खोखे से भरे एक बैग में रख देता है। असल में द्रासा एक गुप्त ऑपरेटिव थी जिसको रशियन फेडरेशन क्रिमिनल द्वारा मिशन पर नियुक्त किया जाता था। तो वो अपने पिता को बताती है इस बार उसको 1 साल के लिए एक अनजान जगह भेजा जा रहा है और वो पूरे इस 1 साल किसी से मिल या संपर्क नहीं कर पाएगी। तो उसका पिता उसे कहता है कि इससे पहले कैंसर मुझे मार दे वो 14 फरवरी को अपनी मरी पत्नी की याद में आत्महत्या कर लेगा और जब तुम साल भर बाद लौटोगी तो मुझको अपनी माँ की कब्र के बगल में पाओगी। वो आगे कहता है और तुम सिर्फ एक काम करना कि तुम जहाँ भी रहो वहीं मेरे नाम की एक मोमबत्ती जलाकर रात के समय आसमान में शिकारी तारामंडल में देखना, वहाँ तुम मुझे पाओगी। फिर सितंबर का महीना लगते ही लिवाई को हवाई जहाज की मदद से एक गुप्त जगह ले जाया जा रहा होता है। तो एक कमांडर उससे उसकी घड़ी, आईडी और मोबाइल लेकर बताती है जहाँ तुमको उतारा जाएगा वहाँ से उत्तर दिशा की तरफ 38 किलोमीटर्स पैदल चलकर तुमको तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। और वो लिवाई को एक बैग देती है। लिवाई पैराशूट की मदद से नीचे उतर आता है और फिर झरनों पहाड़ियों को पार करता हुआ अगले दिन बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि वहां एक 200 मीटर चौड़ी, जिसकी गहराई का पता नहीं, एक घाटी है जिसको धुंध ने ढक रखा है और उसके दोनों तरफ वॉच टावर बने हुए हैं। वहीं उसकी मुलाकात जेडी से होती है। लिवाई उससे इस जगह के बारे में पूछता है तो जेडी बताता है वो 1 साल से यहाँ है लेकिन उसको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता चला। साथ ही वो बताता है कि आज रात उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और लिवाई उसकी जगह लेगा। फिर जेडी वॉच टावर दिखाकर बताता है ये सभी सुविधाओं से लैस है। बैकअप के लिए जनरेटर, रेगुलर बिजली के लिए सोलर प्लांट, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और शिकार के लिए जंगली जानवर और साथ ही एक छोटा सा यहाँ बगीचा भी है। फिर वो घाटी के दूसरी तरफ बने वॉच टावर को दिखाकर बताता है कि उनसे कांटेक्ट करना सख्त मना है और इस घाटी के दोनों तरफ लैंड माइन्स लटकी हुई हैं जिसके साथ सेंसर से जुड़ी ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं। ऊपर से सामने वाले टावर पे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वो अपना काम करते हैं और हम अपना। वहाँ के बारे में बताकर जेडी लिवाई को अब उसका काम समझाता है कि उसको रोज अपनी तरफ के 600 मीटर के किनारे पर गश्त लगानी है और वहाँ पर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन्स में गोलियां भर कर रखनी है। फिर उसको वहाँ पर लटकी हुई लैंड माइन्स और क्लॉकर एंटीना यानी कि सैटेलाइट रेडार जैमर की जांच करती रहनी होगी। हर 30 दिन बाद रेडियो पर यहाँ की स्थिति के बारे में बताना होगा। ये सुनकर लिवाई क्लॉकर एंटीने के बारे में पूछता है तो जेडी बताता है क्लॉकर
एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर है जो उसके ऊपर से गुजरने वाली सभी सैटेलाइट्स को गलत सिग्नल भेजकर इस पूरी घाटी को अदृश्य बनाए रखती है और ये घाटी के दोनों तरफ हर एक 100 मीटर के बाद लगाई गई है। ये सब बताने के बाद जेडी उसको एक बात और बताता है कि यहाँ टावर के ऊपर एयर रेड सायरन सिस्टम लगा हुआ है। अगर किसी भी सूरत में क्लॉकर्स फेल हो जाएं या घाटी में भारी मात्रा में घुसपैठ होती है तो यहाँ एक स्ट्रे डॉग नाम का प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाएगा, जिसके बारे में उसको भी कोई आइडिया नहीं होता। पर वो लिवाई को समझाता है कि सायरन एक्टिवेट होते ही उसको अपना पूरा दम लगाकर वहाँ से दूर भागना होगा। फिर जेडी उसे आगे की कहानी बताता है कि कोल्ड वॉर के समय इस घाटी को दो देशों के एक गुप्त समझौते की वजह से आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है और ये इतनी गुप्त है कि 9 सोवियत रूसी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 13 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को इस घाटी के बारे में पता ही नहीं है। और तुम्हारा असली काम इस घाटी में रहने वाले, जिनको हम द होलो मैन कहते हैं, उन्हें बाहर आने से रोकना है। ये बात सुनकर लीवाई चौंक जाता है तो जेडी तुरंत एक ग्रेनेड को घाटी में फेंक देता है, जिसके फटने से घाटी से बहुत ही अजीब लेकिन तीखी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो आवाजें सुनकर लीवाई असमंजस में पड़ जाता है तो जेडी बताता है नीचे जो कुछ भी है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ईयर 1940 में इन होलोमैन्स को खत्म करने के लिए घोड़ों पर सवार 2400 सैनिकों को वहां भेजा गया था, लेकिन एक भी सैनिक वापस नहीं आ पाया। फिर वो लिवाई से कहता है हम इस नर्क के दरवाजे के पहरेदार हैं। इतना सब बताकर जेडी उस जगह चला जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है तो उसे रेस्क्यू करने वाला सैनिक उसकी पहचान की पुष्टि कर जेडी के सिर में गोली मारकर उसकी रस्सी काटकर वहीं जंगल में छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो रेस्क्यू करने वाला सैनिक काम को पूरा करने की रिपोर्ट मेव को दे देता है। 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है और अब अक्टूबर शुरू हो चुका था। लिवाई अपनी रोजाना की जाँच पड़ताल करके 30 दिन पूरे हो जाने पर रेडियो पर अपने अधिकारियों को सब ठीक होने की सूचना दे देता है। उसी समय उसको वहाँ एक बुक शेल्फ दिखाई देती है जिसके पीछे उसे कुछ कोटेशन लिखी मिलती हैं। उनको उससे पहले आए पहरेदारों ने और जेडी ने अपने खुद के वहाँ के अनुभव के आधार पर ही लिखा था। फिर एक दिन लिवाई को सामने वाले टावर से किसी मशीन की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने बायनोकुलर से देखता है कि सामने वाले टावर में एक लड़की पहरेदार बनकर आई है और वो कोई और नहीं बल्कि द्रासा ही थी। द्रासा को इतनी दूर से भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वहीं आज भी रातों को लिवाई अपने सपनों से डरकर उठ जाया करता, लेकिन वो जब जब सामने वाले टावर में देखता तो द्रासा उसी की तरफ देखती हुई उसे मिला करती और लिवाई के जागने पर ही सोने जाती। 1 और महीना ऐसे ही निकल जाता है और नवंबर शुरू होता है। द्रासा अकेले ही अपना जन्मदिन मना रही होती है। तभी वो अपने बायनोकुलर से देखती है कि लिवाई कुछ लिख रहा है तो उसको एक आइडिया आता है। अब क्योंकि उन दोनों की आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी तो वे कागज पर कुछ लिखकर लिवाई का ध्यान खींचने के लिए हवा में फायर करती है, जिसको सुनकर लिवाई अपने बायनोकुलर से देखता है कि वो उसका नाम पूछ रही है तो लिवाई उसको लिखकर दिखाता है कि हमें बातें करना अलाउड नहीं है। द्रासा को उसका ये जवाब बड़ा बचकाना लगता है तो वो आगे लिखती है मेरा नाम द्रासा है, आज मेरा जन्मदिन है और मेरी मर्जी मैं जो चाहे सो करूं। तो लिवाई बोर्ड पर अपना नाम लिखकर द्रासा के जन्मदिन की खुशी में एक जाम टोस्ट करने को कहता है और फिर वो दोनों टोस्ट करते हैं। उसके बाद द्रासा गाना चलाकर डांस करने लगती है और दोनों लिख लिख कर बातें करना शुरू कर देते हैं। तो द्रासा के पूछने पर लिवाई बताता है कि वो निशाना लगाने में माहिर है। तो द्रासा उसको अपने पास रखी बोतल पर निशाना लगाने को कहती है, पर जब वो नहीं मानता तो वो खुद ही लिवाई की दारू की बोतल उड़ा देती है। उसका निशाना देखकर लिवाई चौंक जाता है और फिर वो भी तुरंत द्रासा के पास रखी बोतल उड़ा देता है। लेकिन तभी द्रासा को लिवाई की घाटी की दीवार पर कुछ हलचल महसूस होती है तो वो गाने को बंद करके लिवाई को नीचे वाली दीवार पर नजर रखने का इशारा कर देती है। अपने टावर की दीवार पर लिवाई को कुछ अजीब से दिखने वाले इंसानों के जैसे दानव ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं जो लैंड माइन्स तक आ पहुंचे थे। लिवाई उन पर गोलियां चला देता है और माइन्स के फटने से विस्फोट हो जाता है। तभी द्रासा लिवाई को बचाने के लिए अपनी मशीन गन से उसकी दीवार पर चढ़ रहे दानवों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनको मारना शुरू कर देती है। तभी एक दानव द्रासा तक पहुंच जाता है। द्रासा को समझ ही नहीं आता ये चीज क्या है, लेकिन उसको गोली मारकर वो वापस घाटी में फेंक देती है। तभी लिवाई भी द्रासा को बचाने के लिए
अपनी मशीन गन का मुंह खोल देता है और द्रासा की दीवार पर चढ़ रहे दानवों को मारता चला जाता है। तभी एक दानव के सेंसर को छू लेने की वजह से सारी ऑटोमेटिक मशीन गन्स अपने आप एक्टिवेट होकर दानवों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती हैं और फिर सुबह होते होते सब शांत हो जाता है। लेकिन द्रासा के कंधे में चोट लग जाती है। द्रासा फिर कागज पर लिखकर लिवाई को दिखाती है ये उसका अब तक का बेस्ट बर्थडे था। इस बात पर दोनों ही हंसते हैं। फिर लिवाई सबसे पहले दीवार पर लगे फैंस की रिपेयरिंग करके सारे लैंड माइंस को फिर से लगा देता है। पर तभी एक अजीब सा ड्रोन लिवाई के सामने आता है। उसके आते ही वहाँ की सारी ऑटोमेटिक मशीन गन्स शट डाउन हो जाती हैं और ड्रोन वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीत जाता है और दिसंबर का महीना लग जाता है, जिसके साथ ठंड भी बढ़ जाती है। वहाँ लिवाई को अपने पास बहुत सारे बल्ब दिखाई देते हैं, तो वो उनसे एक क्रिसमस ट्री बनाकर द्रासा को क्रिसमस की बधाई देता है। द्रासा वो सब देखकर भावुक हो जाती है। उसके बाद से वो दोनों दूर बैठे चेस खेलते, ड्रम्स बजाते और खूब नाचते। ऐसा करते करते अब 14 फरवरी आ चुकी थी। द्रासा एक मोमबत्ती अपने पापा की तस्वीर के सामने जलाकर बहुत रोती है। फिर वो लिवाई को लिखकर दिखाती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत कठिन है, काश तुम अभी मेरे साथ मेरे पास होते। द्रासा की ये बात लिवाई को रात भर सोने नहीं देती, तो वो द्रासा तक पहुंचने के लिए एक जिपलाइन बनाने में लग जाता है। वो सबसे पहले एक रॉकेट में से व्हाइट फास्फोरस निकाल लेता है जिससे उसमें ब्लास्ट ना हो, और एक लॉक बनाकर केबल रॉकेट से जोड़कर द्रासा की तरफ उसको दाग देता है। ये सब देखकर द्रासा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। रॉकेट केबल से बंधा द्रासा की तरफ एक पेड़ में अटक जाता है, जिसको द्रासा अच्छे से बांध देती है। तभी लिवाई उससे आज रात साथ डिनर करने के लिए पूछता है। द्रासा मानो इसी पल का इंतजार कर रही थी। फिर लिवाई अपनी दाढ़ी ट्रिम करके कुछ जंगली फूल उठाकर एक छोटे से बैग के साथ जिपलाइन के सहारे द्रासा की तरफ आ जाता है। वो सबसे पहले उसे फूल देता है। वहीं पसीने की बदबू आने की वजह से द्रासा उसको पहले नहाने भेज देती है। फिर वो तैयार होकर साथ डिनर करते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। तभी द्रासा को पता चलता है उसने यमन में 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से एक टारगेट को मारा था, और वो अब तक का सबसे लंबा टारगेट था। बात करते करते लिवाई कहता है असल में वो इस जगह की सच्चाई जानना चाहता है। तो द्रासा उसको अपने पिता की एक बात बताती है कि जरूरत से ज्यादा सच्चाई तुम्हारे दिल में उदासी और दिमाग में पागलपन को बढ़ाती है। इस पर लिवाई कहता है असल में सच पता लगना चाहिए, क्योंकि जब मैंने सच न जानते हुए पहली बार एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया था, तब से आज तक वो हादसा मेरे सपने में आकर मुझको झिंझोड़ कर रख देता है। उसके बाद द्रासा लिवाई का मूड अच्छा करने के लिए म्यूजिक लगाकर उसके साथ डांस करती है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं और दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। द्रासा उसको अपने पिता की आत्महत्या करने वाली बात बताकर उससे पूछती है कि जब तुम दुखी होते हो तो क्या करते हो। वो कहता है कि वो कविताएं पढ़ता है या फिर लिखता है, और उसने द्रासा के लिए भी एक कविता लिखी थी और वो उसको उस कविता का सिर्फ टाइटल बताता है, शी कोलैप्स द नाइट। उन दोनों को ही एक जैसा साथी मिल चुका था जिसकी उनकी जिंदगी में बहुत जरूरत थी। अगली सुबह लिवाई जिपलाइन से वापस अपनी तरफ जाने लगता है। तभी कुछ होलोमैन उसकी दीवार पर फिर से चढ़ते हुए माइन से टकरा जाते हैं, जिसके ब्लास्ट की वजह से एक पत्थर उछलता हुआ लिवाई की केबल ही काट देता है और वो घाटी में गिरने लगता है। पर तभी वो अपना पैराशूट खोल लेता है। ये देखकर द्रासा बिना समय गवाए जल्दी से बंदूक, बॉम्ब और पैराशूट लेकर लिवाई के पीछे घाटी में कूद जाती है। पर बहुत ज्यादा धुंध होने की वजह से वो सीधा नदी में आकर गिरती है और पानी के अंदर बड़ी मुश्किल से अपना पैराशूट काटकर नदी से सही सलामत बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ लिवाई भी पैराशूट से बंधा होने के कारण बच तो जाता है, लेकिन वो पेड़ से उल्टा लटका होता है। वो जैसे तैसे फायर करके एक विशाल कनखजूरे से खुद को बचा तो लेता है, लेकिन पर नीचे पेड़ की जीवित जड़े नुमा पंजों में फंस जाता है। वो पंजा उसको जकड़ना शुरू कर देता है। तभी ऐन वक्त पर द्रासा गोलियों की आवाज का पीछा करती हुई लिवाई तक पहुंचकर उसे बचा लेती है। लिवाई उसको खुद के लिए वहां देखकर हैरान हो जाता है।
फिर वो दोनों जैसे ही संभलते हैं तभी विकृत घोड़े पर सवार होलोमैन उन पर हमला कर देता है, पर वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। लिवाई उनके कपड़े पर लगे बैच और मिलिट्री यूनिफॉर्म जो 1940 के दशक की अमेरिकन सेना की यूनिफॉर्म थी, देखकर समझ जाता है कि ये वही 2400 घुड़सवार सैनिक हैं जो 1940 में यहाँ आए थे लेकिन कभी वापस नहीं जा पाए। वो दोनों हैरान परेशान होते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे की तस्वीर और भी भयानक होती चली जाती है। वहाँ मौजूद पेड़ इंसानों के कंकालों में घुसकर सूख चुके थे। वो दोनों बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए एक चर्च में पहुँचते हैं। वहाँ लिवाई को पता चलता है कि चर्च के अंदर लोग किसी चीज से इतना डर गए थे कि उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी। तभी आदमियों की खोपड़ी लगी शैतानी मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती हैं। साथ ही कुछ होलोमैन भी आकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों ही उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी द्रासा को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ की दीवार को उड़ाकर रास्ता बनाकर लिवाई के साथ वहाँ से भाग जाती है और फिर सेफ जगह की तलाश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाई एक जैविक हथियार अनुसंधान की प्रयोगशाला में आ जाते हैं। वहाँ लिवाई को एक पुरानी वीडियो टेप मिलती है और द्रासा वहाँ के कभी न खराब होने वाले बैकअप जनरेटर को ऑन करके वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देती है। उस टेप से उन्हें पता चलता है कि जब ओपनहाइमर ने एटम बॉम्ब बनाया तो पूर्व और पश्चिम के देशों ने मिलकर यहाँ एक गुप्त बायोकेमिकल मिसाइल बनाई, लेकिन उसके बनने के 6 दिन बाद ही यहाँ एक बहुत तेज भूकंप आया जिससे यहाँ की सुरक्षा दीवार टूट गई और उनका बनाया बायोकेमिकल यहाँ से रिसने लगा। तो यहाँ मौजूद हर एक वैज्ञानिक ने इस केमिकल को घाटी से बाहर जाने से रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दी, क्योंकि इस केमिकल के संपर्क में आने के बाद इंसानों का डीएनए हर एक उस चीज से मिक्स होता चला गया जो जीवित थी, जैसे पेड़, पौधे, जानवर और पक्षी। और अगर कोई इंसान इस केमिकल से इन्फेक्टेड हो जाता है तो अगले 5 दिनों के अंदर उसके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन्फेक्टेड लोगों को एक निर्जीव जगह चुनकर खुद को 5 दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ता है, जिससे वो इस इन्फेक्शन से बच सकें और अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएं तो वो दूसरों को न कर पाएं। उसके बाद उन दोनों को वहाँ सन 2000 में बने कंप्यूटर्स भी मिलते हैं। उन्हें ऑन करके उन्हें पता चलता है कि मेव की कंपनी डार्क लेक पर रिसर्च कर रही है। इसी वजह से इस जगह को अभी तक नष्ट नहीं किया गया। अब जाकर उन दोनों को पता चलता है कि वो किसी मिलिट्री नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी के वो ड्रोन्स यहाँ से लगातार डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो इस डीएनए की मदद से सुपर सोल्जर बना सकें। तभी लिवाई को पता चलता है स्ट्रे डॉग प्रोजेक्ट असल में इस जगह को नष्ट करने के लिए बनाया गया एक परमाणु बॉम्ब है, जो इस घाटी के राज को उजागर होने के संकेत पाकर खुद ही एक्टिवेट होकर पूरी घाटी को ही तबाह कर देगा। और इसका सायरन बजते ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर लोगों को इसके 4.2 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलना होगा। फिर वहां से बाहर निकलते ही होलोमैन द्रासा को रस्सी के फंदे में फंसाकर अपने साथ ले जाता है। लिवाई उसका पीछा करते हुए उस जगह आ जाता है जहां से केमिकल का रिसाव हो रहा था। वहीं द्रासा होलोमैन से लड़ती हुई खुद को बचा रही होती है और जैसे ही होलोमैन उस पर अपनी तलवार से वार करने वाला होता है तभी लिवाई वहां आकर होलोमैन को गोली मार देता है और द्रासा को बचा लेता है। होलोमैन की नेम प्लेट पढ़कर उसे पता चलता है ये उसी के टावर का सबसे पहला पहरेदार था। फिर वहां से बाहर निकलकर उनको एक जीप मिल जाती है जिस पर ऑटो असेंडर लगा हुआ था। तो लिवाई उसको जंप स्टार्ट करके द्रासा के साथ उस केबल को ढूंढने निकल जाता है जिससे वो गिरा था। वहीं बाहर उनको स्ट्रे डॉग परमाणु मिसाइल भी दिखाई दे जाती है। फिर केबल मिलते ही लिवाई उसको जीप के असेंडर में बांधकर असेंडर को ऑन कर देता है। इससे जीप केबल को खींचती हुई घाटी की दीवार पर चढ़ने लगती है। साथ ही वो दोनों उनका पीछा कर रहे होलोमैन से लड़ते हुए जब ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो वो केबल काटकर जीप छोड़ देते हैं, जिससे उनका पीछा कर रहे होलोमैन भी जीप के साथ नीचे गिर जाते हैं। वो बाकी की चढ़ाई खुद ही चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आकर वो दोनों 5 दिन के लिए एक दूसरे से अलग होकर क्वारंटाइन में जाने की तैयारी करते हैं। तो लिवाई उसको एक सच्चाई बताता है कि यमन में 3.5 किलोमीटर से ज्यादा वाला निशाना उसने नहीं लगाया था। तो द्रासा कहती है कि उसे पता है क्योंकि उसको द्रासा नहीं मारा था। फिर दोनों साथ भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन
लीवाई पहले इस घाटी को तबाह करने के लिए द्रासा को मना लेता है। उसके बाद द्रासा अपनी गैपलिंग गन से वहाँ फिर से केबल डाल देती है। साथ ही दोनों तय करते हैं कि अगर उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो अगले हफ्ते साथ होंगे। तो लीवाई उसे किस कर वापस अपनी साइड आ जाता है और अपने रेडियो चेक पर सब कुछ ठीक बताता है। लेकिन तभी मेव रेडियो पर आकर उससे पूछती है कि घाटी में मौजूद हमारे रिसर्च कंप्यूटर एक्टिवेट हुए हैं, क्या तुम घाटी में गए थे? इस पर लीवाई मना कर देता है। तो मेव कहती है अगर तुमने ऑन नहीं किया तो सामने टावर वाले गार्ड ने किया होगा, इसलिए अब तुमको उसे मारना होगा। इतना कहकर वो रेडियो ऑफ कर देती है। लेकिन नीचे कंप्यूटर ऑन करने वाले फुटेज मेव के पास कंप्यूटर में लगे कैमरे की वजह से पहले ही आ चुकी थी। तो मेव अपने कमांडर से सुबह होते ही लीवाई और द्रासा को मार देने का आदेश दे देती है। वहीं सुबह होते ही लीवाई और द्रासा अपनी अपनी साइड के सैटेलाइट जैमर्स यानी कि क्लॉकर्स एंटीना पर बॉम्ब लगा देते हैं। और फिर जैसे ही वहाँ हेलीकॉप्टर आता है तो दोनों अपनी स्नाइपर राइफल्स को लेकर अपना अपना टाइम ऑन करके पहाड़ी के ऊपर भागने लगते हैं। वहीं मेव को लीवाई टावर में नहीं मिलता तो वो अपने हथियारबंद ड्रोन्स उसको मारने के लिए भेज देती है। एक ड्रोन लीवाई को देखकर उस पर गोलियां बरसा देता है तो लीवाई उल्टा उस पर गोलियां चलाकर उसे नष्ट कर देता है। वहीं द्रासा भी अपनी स्नाइपर से सभी ड्रोन्स को उड़ा देती है। फिर वो दोनों जैसे ही टावर से 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेते हैं तो वो वहाँ से सैटेलाइट जैमर्स पर लगे माइंस को निशाना बनाकर उड़ा देते हैं, जिससे तार से बंधे सारी जैमर्स ब्लास्ट होते चले जाते हैं। उसी समय द्रासा और लीवाई फिर से 4.2 किलोमीटर का दायरा पार करने के लिए भागते हैं। सायरन बज उठता है और मेव समझ जाती है कि घाटी एक्सपोज हो चुकी है और स्टेड रॉक परमाणु बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। तो वो 2 मिनट से पहले निकलने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर बॉम्ब की चपेट में आ जाता है और मेव मारी जाती है। इतने में द्रासा 4.2 किलोमीटर के दायरे से बाहर आ जाती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से लीवाई बॉम्ब के प्रेशर की चपेट में आकर पहाड़ी से सीधा नदी में गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर द्रासा लीवाई के जिंदा होने की उम्मीद लेकर 5 दिन पत्थर की दरार में क्वारंटाइन होने के लिए पहुंच जाती है। वहीं उसको अपनी जैकेट में लीवाई का एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था अगर मैं नहीं आया तो शाम के समय इसको खोलना। द्रासा अपना क्वारंटाइन पूरा करके फ्रांस आकर लीवाई का कई दिनों तक इंतजार करती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो उसका लेटर खोल कर देखती है। उसमें वही कविता थी जो लीवाई ने उसके लिए लिखी थी, शी कोलैप्स द नाइट। उसे पढ़कर द्रासा बहुत रोती है। इसके 1 महीने बाद यानी कि अप्रैल में द्रासा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी उसको अचानक से लीवाई वहीं बैठा मिलता है और वो उससे लिखकर खाने के लिए पाई ऑर्डर करता है। दोनों धीरे धीरे पास आते हैं। लीवाई बताता है कि वो घायल हो गया था, इसीलिए उसे आने में इतना समय लग गया। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।